एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में हमने काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है, जिसमें हमने क्वांटम मैकेनिक्स के किस तरीके से पोस्टुलेट्स वर्क करते हैं, क्या क्वांटम नंबर्स होते हैं और उनके यूज़ क्या होता है, कैसे हमने देखा था कि हम रेडियल नोड, एंगुलर नोड फाइंड आउट कर पा रहे थे। रेडियल नोड कैसे निकलते हैं, n-l-1 से, जहाँ पे हमारे पास एंगुलर नोड होते हैं l वैल्यूज, दैट मीन्स अजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड टोटल नोड इज n-1। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो को चेकआउट ज़रूर कीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन हमारे आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं वीडियोस डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं। आगे देखिए, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो किस तरीके से अब हमें पढ़ना है कि जो हम ये ऑर्बिटल्स पढ़ रहे हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को भरा कैसे जा रहा है ऑर्बिटल्स में, स्टार्टिंग में कम एनर्जी वाले में, फिर उससे ज़्यादा वाले में, ज़्यादा वाले में कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हैं, हमें वो सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे छोटे क्वांटम नंबर से, और फिर 1 से 2 से 3 से 4 ऐसे बढ़ता जाएगा क्वांटम नंबर। तो क्या देखा गया कि जिस भी क्वांटम नंबर की हम बात कर रहे हैं उस क्वांटम नंबर के कोरस्पॉन्डिंग जो भी ऑर्बिटल्स होंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, ये बात आप ज़रूर याद रखेंगे कि फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, जो 1s, जैसे 1s है हमारे पास और इधर क्या है 2s और 2p, तो हमारे पास जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, उसमें डी नहीं हो सकता पॉसिबल। ऐसा क्यों? आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 2d और आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और l की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, क्योंकि l की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, ये तो पॉसिबल नहीं है। हमने देखा था कि n और l की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती। एल की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के n-1 तक पॉसिबल है, यानी एक कम वैल्यू तक पॉसिबल है। तो हैंस हमने क्या देखा कि यहाँ 2s 2p के अलावा 2d नहीं आ सकता। ऐसे ही 1s के साथ 1p भी नहीं आ सकता, 1d तो आना चांस ही नहीं है, क्योंकि l की वैल्यू n से बड़ी हो ही नहीं सकती। 1p भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2d भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सिर्फ 1s। अब जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, हमने देखा था अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारे पास एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। जितना वो न्यूक्लियस से एनर्जी लेवल दूर होता जाएगा उतना ज़्यादा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा 2 की होगी, और 2 के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल कंटेनिंग है, 2s है और 2p है। 3s में क्या पॉसिबल है, 3s 3p। अब क्या यहाँ d पॉसिबल है, करके देख लीजिए, 3d, इसके लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, तो देखिए l की वैल्यू n से छोटी है तो ये पॉसिबल है। 3s 3p 3d, इनकी सब की एनर्जी बराबर होगी, कब? जब हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे होंगे या कोई भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात अगर हम कर रहे होंगे जिनके अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम अगर होगा, तो वो कुछ इस तरीके से शो करेगा कि जिनका क्वांटम नंबर सेम है उनकी एनर्जी सेम आएगी। अब 3 क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया, अब हमें बात करनी है 4 क्वांटम नंबर की। तो 4s 4p 4d 4f, तो इन चारों केसेस में आप देख पा रहे हैं कि n की वैल्यू 4 है, तो सबसे पहले s से शुरुआत कीजिए, s देन p देन d। अब 3d के लिए अगर d पॉसिबल है तो 4d के लिए तो ऑब्वियस होना है, फिर से ट्राई कर लीजिए। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है, तो ये अलाउड है। क्या f यहाँ आएगा, देखते हैं। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, देखिए इससे छोटा है l n से, तो ये भी पॉसिबल है। क्या यहाँ 3f आ सकता था? 3f अगर यहाँ आता तो n की वैल्यू भी 3 हो जाती और l की वैल्यू भी 3, जो कि पॉसिबल नहीं था, इसीलिए यहाँ 3f नहीं आया, यहाँ 4f आया। तो ये हमने जो एनर्जी का ऑर्डर लगाया है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम स्पीशीज जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। वहाँ पे ऐसा होगा कि क्वांटम नंबर सेम है तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहेगी, और विद इन जैसे आप क्वांटम नंबर को इंक्रीज कर दोगे, इंक्रीज जो क्वांटम नंबर, जो हाई क्वांटम नंबर होगा उसकी एनर्जी लोअर वाले से ज़्यादा होगी। दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब जैसे कि आपने देखा था कि जो बोहर ने जो सिस्टम दिया था, जो स्पेक्ट्रा दिया था, वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे काम कर रहा था,
पर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का जो स्पेक्ट्रम था वो डिफ़िकल्ट हो रहा था टू इंटरप्रेटेड विद द हेल्प ऑफ बोहर से। तो हमने क्या किया था, फिर हमने स्विच किया था टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो ऐसे ही अब क्या है, अब हमें चाहिए मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी और अदर एटम्स हैं उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन थोड़े, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो उनको भरना कैसे है? इन ऑर्बिटल्स में जो हमारे पास अवेलेबल हैं, आप यूँ समझ सकते हो, ये ऑर्बिटल्स एक तरीके से कटोरियाँ हैं, और इन कटोरी में किन्हीं फ्रूट्स को या किसी भी चीज़ को ला के रखना है तो किस तरीके से ऑर्डर में रखें कि पहले इस कटोरी में इस ऑर्बिटल में डालना है, फिर इसमें डालना है, इसमें डालना है, तो किस बेसिस पे हम डालें, हम वो एनर्जी ऑर्डर पढ़ रहे हैं। हमने क्या देखा, जब हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन की बात करेंगे तो सबसे पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s और 2p में भरेंगे, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। पहले आप चाहे 2s में भर दीजिए, पर अगर आप 2s में भर रहे हैं तो पहले 2s को कम्प्लीटली फिल करेंगे, देन आप 2p पे जाएंगे, देन आप 3s पे, देन 3p पे, देन 3d पे। अब अगर बात आ जाती है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की, तो आपका जो ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से वर्क करेगा, क्या यही एनर्जी पैटर्न रहेगा या उसमें कुछ चेंज आएगा? तो चलिए अब वो देखते हैं। तो देखिए, इन हाइड्रोजन एटम देयर इज वन इलेक्ट्रॉन, सो ओनली क्या है, इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब क्या था, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, तो आपके पास न्यूक्लियस तो हर एक एटम में होता है, तो न्यूक्लियस और उस एक इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो दो जो चार्जेस के बीच में, जो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि क्या होता है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, जहाँ पे Q1 Q2 क्या होते हैं, हमारे पास चार्जेस होते हैं, और R उनके बीच का डिस्टेंस होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर वो फोर्स डिपेंड करता है इन्वर्सली। और ये जस्ट कुछ एक तरीके से आप जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हो, G इक्वल्स टू G के M1 M2 बाई आर स्क्वेयर, ये उसी के जैसा है इसे काफ़ी हद तक, जहाँ पे ये दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स। अब चलिए आगे देखते हैं कि जैसे जैसे अब आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा था, एनर्जी आपके पास बढ़ती जा रही थी, और जितना क्वांटम नंबर बढ़ रहा था उतनी एनर्जी बढ़ रही थी। अब सिचुएशन में क्या चेंज आया है कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी तो आपस में रिपेल करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ शेल्स हैं, और उसमें मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब पहले तो सिर्फ ये 1 इलेक्ट्रॉन था, अब ये 2 और एक्स्ट्रा आ गए इस शेल के अंदर। जो ये दूसरा एक आपस में एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बेशक से न्यूक्लियस इनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, पर ये आपस में भी तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे ड्यू टू सेम चार्जेस। तो इन सेम चार्जेस की वजह से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी है उसमें क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। जो आप पीछे पढ़ के आए कि किस तरीके से हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो एनर्जी में क्या आपको कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा, और उस वेरिएशन को हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स। यहाँ पे कुछ रूल्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें मेंशन्ड है ऑफ-बो प्रिंसिपल, हंड्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि हमें हेल्प करेंगे कि हमने कैसे इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, क्या रूल होना चाहिए। तो वो अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इन रूल्स से पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस लगे हैं वो डिसाइड करते हैं कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल किस तरीके से अरेंज होगी। जैसे आपने हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ा, एनर्जी सिर्फ एन वैल्यू पे डिपेंड करती थी। जितना एन बढ़ता जाता था एनर्जी बढ़ती जाती थी, और सेम एन वैल्यू की एनर्जी सेम होती थी। 2s और 2p की वैल्यू सेम होती थी, और 3s की वैल्यू इनसे ज़्यादा होती थी। फिर 3s 3p और 3d की वैल्यू बराबर होती थी, कि मतलब एनर्जी सिर्फ क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही थी। पर अब हम देखेंगे कि जो क्वांटम नंबर के अलावा एल वैल्यू पे भी डिपेंड करेगी, और वो वहाँ हम क्या देखेंगे कि जैसे कि आप देख सकते हैं एस जो होते हैं ऑर्बिटल, वो स्फेरिकल होते हैं, उनका कवरेज एरिया मोर स्ट्रॉन्गर होता है, मोर इवनली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो हाँ, ये देखा जाता है कि न्यूक्लियस के सबसे पास अगर कोई ऑर्बिटल है तो वो एस ऑर्बिटल है।
अब वो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास है तो क्या करेगा, s क्या करे रखेगा, न्यूक्लियस को कवर करे रखेगा। और इसकी जो फील्ड है, इसकी जो ताकत है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको बाहर की ऑर्बिटल्स और उन ऑर्बिटल्स में बैठे इलेक्ट्रॉन तक जाने नहीं देगा। अब इलेक्ट्रॉन तक इसका फोर्स नहीं जा पाएगा, फोर्स नहीं जा पाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आया तो फोर्स से तो स्टेबिलिटी आ रही थी, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जो एस में बैठे इलेक्ट्रॉन होंगे उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, वो सबसे ज़्यादा उनमें बैठे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चिपके रहेंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, देन पी, देन डी और देन एफ। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक ऑर्डर तैयार किया गया। अब हम वो ऑर्डर पढ़ेंगे फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की क्या रूल होता है। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आप बोहर-बरी रूल को समझें कि बोहर-बरी रूल क्या बताता है कि एनर्जी आपको कैसे वेरी करानी है और कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। देखिए, एनर्जी डिपेंड अब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज द अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हैंस टू मेक सिंपलर वी यूज़ बोहर-बरी रूल, जो कि किसको हम क्या बोलते हैं, n+l रूल भी बोलते हैं। तो n+l वैल्यू अब डिसाइड करेगा कि एनर्जी का लेवल कैसे, अलग अलग एनर्जी लेवल डिसाइडेड हैं या फिर बनाए गए हैं। तो जिसका n+l वैल्यू स्मॉलर होगा उसकी एनर्जी कम होगी, वो फर्स्ट फिल होगा, और जिसका n+l वैल्यू ज़्यादा होगी वो बाद में फिल होगा। देखिए, जिसका n+l वैल्यू स्मॉलर उसकी लोअर एनर्जी और वो फर्स्ट फिलिंग में आएगा, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे। और जिस भी ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम आ जाती है, जैसे मान लीजिए कोई भी दो ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम है, तो आप किसको फर्स्ट फिल करेंगे, किसको प्रायोरिटाइज करेंगे। देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसकी n की वैल्यू स्मॉल होगी उसको क्या, आपको खुद पता है n की वैल्यू स्मॉल मतलब न्यूक्लियस के पास एनर्जी कम को तो पहले फिल करना है हमें। तो हमें फिलिंग किस पे ध्यान देनी है कि जो कौन सा ऑर्बिटल हमारे न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है। देखिए, क्या है कि आपको अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करानी है, तो इलेक्ट्रॉन को कहीं से लाया जाए और इस यहाँ पे आके फिल कराया जाए। अब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, उसको लेकर के आने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई आपने, और इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि अगर मुझे कुछ अच्छा मिला, कि मुझे स्टेबल होने के लिए कोई इन्वायरमेंट मिला तो ही मैं स्टेबल हो पाऊंगा, तो ही मैं एनर्जी रिलीज करूंगा, तो ही जो ये प्रोसेस होगा वो फेवरेबल होगा। तो जैसे ही हम इसको बिल्कुल इस पास वाली शेल में लेकर के आए तो इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से फील किया और ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी खुश हो गया, इसने स्टेबिलिटी फील की, इसकी एनर्जी कम हुई। तो इस लेवल से इस लेवल की एनर्जी कम, इस लेवल की इससे कम, हर एक जो पास लेवल है उसकी एनर्जी ऊपर वाले लेवल से कम रहती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो n+l वैल्यू में आप यही ध्यान रखिए, जिस भी ऑर्बिटल की n+l वैल्यू स्मॉल होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन को पहले भेजेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन को क्या मिले, स्टेबिलिटी फील हो। और फिर अगर n+l वैल्यू भी स्मॉल आ जाती है तो किस पे चलेंगे हम, n वैल्यू पे, फिर जिसकी n वैल्यू सेम स्मॉल उस पर इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। अब देखिए 3p और 4s है। अब मान लीजिए हमें ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, तो 3p के अंदर n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, n+l वैल्यू निकालो 4, 4s में n+l वैल्यू निकालो, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 4 एंड l की वैल्यू 0, क्या आ जाएगी आपके पास, n = 4। तो इस दोनों में है क्या आ गया आपके पास, 4 आ गई है। अब देखिए दोनों में 4 है तो आप किसको पहले प्रेफरेंस देंगे, जिसका n वैल्यू स्मॉल होगा, पहले किसके अंदर चली जाएगी, 3p के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये हमारे पास हायर एनर्जी का हो जाएगा ड्यू टू हाई क्वांटम नंबर, तो ये पहले फिल्ड नहीं होगा। तो फिलिंग सबसे पहले किस में होगी, आपके 3p में होगी, ना कि 4s में होगी। पहले आप 3p में जाएंगे क्योंकि इसकी n+l वैल्यू जो है वो स्मॉल है, कि क्यों थी तो वैसे n+l वैल्यू दोनों की सेम, दोनों की 4, पर फिर हमने प्रायोरिटी किसको दी, इसको प्रायोरिटी दी, 3p को प्रायोरिटी दी क्योंकि इसका n वैल्यू स्मॉल है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 3p में भरा जाएगा, देन 4s में भरा जाएगा। जो ये एनर्जी का ऑर्बिटल्स में बढ़ना है वो क्या होता है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब यहाँ आता है जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट
कि जैसे जैसे आपने देखा होगा हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हम एक बात बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता जा रहा है। हम ये देखते हैं कि लेफ़्ट से राइट जैसे जैसे आप जा रहे हो, आप हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन से करते करते जब आप लास्ट तक जाते हो, फ्लोरीन तक, लास्ट एंड तक इस सेकंड पीरियड को कंप्लीट करते हो, तो आप क्या देखते हो कि जो साइज़ होता है लेफ़्ट साइड और राइट साइड वालों में काफ़ी डिफरेंस आ चुका होता है। वो क्यों आता है डिफरेंस? ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव पे। अब देखिए, जो सबसे लेफ्ट एलिमेंट है वो लिथियम है और जो सबसे राइट एलिमेंट है वो ऊपर तो मान लीजिए हीलियम आता है, नीचे नियोन आता है। तो देखिए, आप जैसे यहाँ से यहाँ प्रोसीड करते हो तो आपने देखा होगा ये 2s1 है और यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो ये 2p6 आता है। तो सेकंड ऑर्बिटल देखिए, सेकंड में तो फिलिंग हो रही है, पर अगर मैं देखूं लिथियम से नियोन तक का साइज तो वो नियोन काफ़ी छोटा हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जैसे जैसे आपने एटॉमिक नंबर बढ़ाया, लिथियम फिर बेरिलियम और फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से आप बढ़ाते गए तो आप क्या बढ़ा रहे हो? 3, 4, 5, 6, आप इनके क्या बढ़ा रहे हो? एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो। एटॉमिक नंबर मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियस और ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। तो जितना न्यूक्लियस पावरफुल होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये जो एनर्जी लेवल्स होंगे ये पास पास आ जाएंगे और साइज छोटा हो जाएगा। एनर्जी क्या हो जाएगी? सब शेल्स की डिक्रीज हो जाएगी। कि देख रखे हैं आप, देखिए पास पास आ गए हैं, एनर्जी डिक्रीज हो गई है। एनर्जी क्यों डिक्रीज हुई है? क्योंकि अब जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ काफ़ी अट्रैक्टिव फोर्स फील कर रहे हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन यही तो चाहता है कि वो न्यूक्लियस के पास रहे, अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ रहे। तो जेड इफेक्टिव लेफ्ट से लेके राइट तक बढ़ता चला जाता है, जिस वजह से साइज में भी हमें डिक्रीमेंट मिलता है और हमें क्या मिलता है? एनर्जी में भी क्या हो रहा है? डिक्रीजमेंट आ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है ड्यू टू जेड इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम इसको बोलते हैं। आप इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हो कि लिथियम है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। अब दोनों ही में क्या है? 2s है। आपका मैं इसको आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी के लिए आप इसकी समझ लीजिए, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होती है इसकी। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों में ही ये 2s वाला सिस्टम है, 2s ऑर्बिटल है। पर बात की जाए इसके 2s की और इसके 2s की तो दोनों के ही एनर्जी लेवल में फ़र्क होता है। एक का 2s क्या होता है? मोर एक्सपेंडेड होता है और एक का शॉर्टर वन होता है। ये भी किस वजह से? हमारे n+l वैल्यू की वजह से है। अब आप देख पा रहे होंगे इन दोनों 2s में n+l वैल्यू सेम है। तो किसको फर्स्ट फिल किया जाएगा? जिसका n वैल्यू स्मॉल होगा हम उसको देखेंगे, क्योंकि हमें पता है n+l वैल्यू अगर सेम होती है तो हम किस पे जाते हैं? n वैल्यू पे। पर हमने देखा n वैल्यू भी सेम है। अब हम कहाँ जाएं? तो अब हम देखते हैं कि अब वो जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट आता है कि लिथियम से सोडियम जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा है? किसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं? तो इसके प्रोटॉन ज़्यादा है, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट सोडियम में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है? 11 प्रोटॉन है, इसमें 3 ही प्रोटॉन है। तो जो स्ट्रेंथ है न्यूक्लियस की अट्रैक्ट करने की वो बढ़ जाती है, जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं वो न्यूक्लियस के पास पास आ जाते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करना ज़्यादा फेवरेबल समझा जाता है। तो सबसे पहले आपको n+l वैल्यू चेक करनी है। अगर वो n+l वैल्यू जिसकी छोटी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर ये भी सेम है तो लोअर n+n को देखिए। अगर ये जिनकी दो की भी सेम है उनकी लोअर n देखिए। और अगर n वैल्यू भी सेम आ रही है जैसे अभी का केस, तो फिर आप एटॉमिक नंबर देखिए। जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा उसके प्रोटॉन्स उतने ज़्यादा, उतना न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा, उतना न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और उसको स्टेबलाइज करने की, इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। हैंस एनर्जी डिक्रीज। और हम यही तो चाहते हैं। एनर्जी का और एन का क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन। एनर्जी डिक्रीज तो एन वैल्यूज़ भी डिक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन को उसमें भरना आसान। तो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि फील हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन को थ्रू न्यूक्लियस,
वो भी ज़्यादा, तो जिस वजह से एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ये सब आपको सिर्फ ये समझाने के लिए है कि जिस तरीके से आप हाइड्रोजन में सिर्फ क्वांटम नंबर को देखते थे और ये रूल लगा देते थे कि 2s की 2p के बराबर है, 3s की 3p और 3d के आपस में बराबर है, तो ये रूल आप यहाँ नहीं लगा सकते। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, n+l वैल्यू लगानी है। जिसकी n+l वैल्यू कम, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे। n+l वैल्यू सेम है तो लोअर n को देखिए, और अगर वो भी सेम है तो फिर आप एटॉमिक नंबर देखिए। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतने ज़्यादा प्रोटॉन्स, उतना ज़्यादा Z इफेक्टिव, उतनी कम उसकी एनर्जी। अब देखिए, ये हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जैसे हम जाते हैं तो कैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता रहता है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इनके प्रोटॉन्स लेफ्ट टू राइट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है, हैंस जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। अब जो इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ने हैं कि अब हमने ये तो पढ़ लिया कि n+l वैल्यू जिसकी कम होगी उसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि इलेक्ट्रॉन को कौन से ऑर्बिटल में कब तक डालना है और कितने डालने हैं, कैसे डालना है, ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने आपको पहले भी बताया है अभी कि वो 3 रूल्स के बेसिस पे समझा जाता है इन क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज ओप्पो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो पहले हम पढ़ेंगे ओप्पो प्रिंसिपल। तो देखिए, ओप्पो प्रिंसिपल ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, मीन्स बनाना किसी चीज़ को। तो हम यहाँ क्या बना रहे हैं, आप देखिए एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ शेल्स हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन को ही तो फिल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने से एक एटम को बना ही तो रहे हैं, फिलिंग तो कर रहे हैं हम ऑर्बिटल्स की। तो ये बिल्डिंग अप का मीन्स ये है, ये बताता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करना है हमारे ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम के अंदर। तो देखिए, अब हमें ये इसकी स्टेटमेंट ये है कि इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, कि अगर एटम अपने एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, एटम शांत है, ग्राउंड स्टेट में है, तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे फिल होंगे, कैसे हम उन्हें फिल करेंगे, तो दे आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी। और मैंने आपको बताया कि सबसे कम एनर्जी किसकी, जिसकी n+l वैल्यू कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। हम किस वैल्यू, किस बेसिस पे ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। और आपको बताया मैंने कि एनर्जी को चेक करने के लिए पहले n+l वैल्यू चेक कीजिए, जिसकी n+l वैल्यू लोअर उसको फर्स्ट फिल कर देंगे। फिर हम क्या चेक करेंगे, लोअर n वैल्यू, और n की वैल्यू और n+l वैल्यू भी सेम आ गई तो आप एटॉमिक नंबर चेक करेंगे। जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा, प्रोटॉन्स ज़्यादा और उतना ज़्यादा न्यूक्लियस पावरफुल, हैंस हम बोल देंगे कि एनर्जी उसकी कम हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। अब देखते हैं, देखिए अब हम n+l वैल्यू को और ये जो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। देखिए, ये यहाँ पे कुछ ऑर्डर में लगाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, n+l बोहर-बरी रूल। अब तक जो हमने हाइड्रोजन एटम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो ये था कि 1s 2s 2p की बराबर थी, फिर क्वांटम नंबर के ऊपर बेस थी बेसिकली ये। पर अब यहाँ हमने बोहर-बरी रूल में n+l वैल्यू का यूज़ किया, जिसमें n भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और l भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो देखिए, सबसे पहले हमने 1s को फिल किया, क्यों, क्योंकि इसकी n+l वैल्यू क्या 2s से कम है। देखिए 1 + 0 1, और इसकी n+l वैल्यू क्या आएगी 2 + 0, तो 1 बड़ा कि 2 बड़ा, 2 बड़ा, तो 2 की वैल्यू हाइयर, n+l की वैल्यू कम है, तो ये फर्स्ट फिल हो गया। फिर 2s, फिर 2p को भरा हमने, ऐसे ही हम इसको फिल करते गए 3s 3p। अब जैसे ही 3d को भरने की बात आई तो यहाँ फिर से कॉन्स्पिरेसी आ गई, क्या 3p और 4s के अंदर अगर देखा गया तो 3p के अंदर 3+1 और 4s में 4+0, दोनों की n+l वैल्यू 4 आ रही है, पर क्वांटम नंबर किसका छोटा, 3p का छोटा, तो पहले इसको फिल कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, अब 3p के बाद 4s आ गया, अब 3d को कब भरें, वैसे तो ये देखना चाहिए था 3s 3p के बाद 3d आ जाना चाहिए था, पर 3d की जब n+l वैल्यू देखी गई तो वो तो 5 थी, तो इसीलिए 4s को पहले भर दिया गया। देन फिर 5 की बारी आई। अब देखिए 4s आ गया, 4s आ गया तो 4p कहाँ आएगा, 4p में देखिए 4 + 1 5। अब देखिए दोनों 5 हैं तो किसका क्वांटम नंबर छोटा है, 3 वाले का, तो 3 को पहले भर दिया। फिर ऐसे ही 5s देखा गया, फिर 4d देखा गया, तो 5s में देखिए
इन तीनों की वैल्यू 5 थी, तो आपको ये देखना है क्वांटम नंबर के बेस पे इनको ऑर्डर में लगा देना है। फिर अब बचा क्या, 4D। 4D में 6 वैल्यू आ रही है, 5P में भी 6 वैल्यू आ रही है, तो 4D क्वांटम नंबर छोटा है एज कंपेरिजन टू 5P से, तो फर्स्ट फिल कर दिया। इसी तरीके से 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P। आप इसको एक आध बार लिख के देखेंगे, 1S 2S 2P 3S 3P 4S फिर 3D फिर 4P फिर 5S फिर 4D फिर 5P। इसको आप बेसिकली लिख के देखेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा कि किस तरीके से मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। देखिए, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। आप अगर आपको ये रिमेंबर नहीं हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से याद कीजिए, पहले एक लाइन में 1S को लिखिए, दूसरी लाइन में आप 2S 2P लिखिए। जैसे कि इस तरीके से लिखिए, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, इस तरीके से। तो 2S 2P लिखिए, इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं आएगा ना। फिर 3S 3P 3D लिखिए। आपको पता ही है ना कि 1P क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, यहाँ पे 2D क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, यहाँ 3F क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्यों, N+L वैल्यू सेम नहीं हो सकती। 4S 4P 4D 4F 5S 5P 5D 5F 6X 6P 6D 6F। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से एरो निकालना है, इससे पास होता हुआ। वो एरो जैसे ही यहाँ मुड़ेगा, इससे पास होके जाएगा, इससे पास होके जाएगा, इससे पास होके जाएगा। जैसे ही ये एरो इधर आएगा, ये यहाँ से इससे पास होके जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और 4S से पास होके जाएगा। ठीक है, फिर 4S से किस में जाएगा, 3P में जाएगा, सॉरी 4S से किस में जा रहा है, 3D में जा रहा है। देन फिर 3S से 3P, देन 4S, फिर 3D के पास जाएगा, फिर 4P के पास, 5S के पास, देन 4D के पास, फिर वापस से यहाँ से रिटर्न होके 5P, देन 6S, फिर 6P 5D 4F, और फिर इस तरीके से मोशन करता हुआ नीचे तक आ जाएगा। या तो आप इसको इस तरीके से याद कीजिए कि एरो निकालिए इनमें से और उन एरो को पास करते जाइए, इस तरीके से मोशन करा करके, ऐसे याद कर सकते हैं आप। या फिर आप यूँ याद कर सकते हैं 1S 2S। देखिए, जो आप क्वांटम नंबर लिखते थे 2S 2P के आगे इक्वल लगाते, तो उस इक्वल को हटा के एरो ही तो लगाए हैं, 1S 2S 2P, फिर 3 की बारी आ जाती है, 3S 3P, फिर उसके बाद 3D आने की बजाय आप देखिए 3D के बाद क्या आता, 4S आता, तो 4S को पहले लिख दिया, 4S फिर 3D, फिर उसके बाद 4 का कंप्लीट पैटर्न करना है तो 4P लिख दिया। अब 4P तक कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हम आ जाएंगे 5S पे, 5S आ गया, फिर उसके बाद 4D आ गया, फिर 5P आ गया, फिर 6 आ गया। 6 ऑर्बिटल में आप याद रखेंगे, 6 ऑर्बिटल में एंट्री होती है 4F की, 6S 4F फिर D और फिर बाद में P। आप हमेशा याद रखेंगे, जिस भी क्वांटम नंबर का आप S ले रहे हैं ना, उसका N-2 तो F में आएगा, N-1 हमारा D में आएगा और N P में आएगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे 3S था, इसका N वैल्यू P में आएगा और इसका N-1 D। अब 2D तो एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही क्या करते हैं 1F एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ तक कोई DF नहीं है। फिर अब देखिए 4S है, 4S के केस में 4P एग्जिस्ट कर रहा है, पर 4-2 मतलब 2F एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही 3D एग्जिस्ट। देखिए 3D आ गया है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो फिलिंग होगी वो क्यों कैसे होगी। जो भी n की वैल्यू ले रहे हो आप, उसका N-2 तो F बनेगा उसके साथ, और N-1 D बनेगा, यानी कि 3-F। अगर आप n=4 की बात कर रहे हो तो N-1 आपके पास D आएगी और आपके पास N क्या आएगी, P आएगी। हमेशा ये याद रखिए, जो और हमेशा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इसी तरीके से भरी जाती है, N-2 F1 to 14, N-1 D 1 to 10 एंड NP 1 to 6। ठीक है, तो आप जिस भी n की वैल्यू आप बात कर रहे हो, सेम n की वैल्यू उसकी p की होगी, और जिस भी n की वैल्यू आप बात कर रहे हो उसका N-1 यहाँ पे उस ऑर्बिट में D ऑर्बिटल अवेलेबल होगा और N-2 F आएगा। जैसे कि देखिए 6S 4F 5D 6P, यहाँ n की वैल्यू 6 थी, N-2 F में आया, N-1 D में आया और NP 6 उसमें आया P ऑर्बिटल में। ऐसे ही 7S को देखिए, 7S 5F 6D 7P। ऐसे ही अगर आप
5 को भी देखते तो देखिए 5 में देखिए 5s, अब ये f यहाँ क्यों नहीं आया, तो 5 में से 2 गए, 3f होना चाहिए था और 3f तो पॉसिबल ही नहीं होता, इसलिए f को यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया गया। फिर d को भरा गया, फिर d मतलब इसमें से -1d, फिर p। ऐसे ही ये आपने 5 की देखी। अब आप 4 वाली सीरीज को देख लीजिए। 4s, क्या यहाँ पे f भरा जाएगा? -4 - 2 करके देखिए, 2f तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 4 - 1 3d, क्या 3d एग्जिस्ट करता है? करता है, भर दिया। फिर 4p लिख दीजिए। ऐसे ही फिर ये वाला कंसिडर कर लीजिए, 3s 3p वाला, फिर 2s 2p वाला, और ये 1s वाला। इसको ऐसे याद कीजिए, 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s, देखिए 3 वाला कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही 4s आएगा, आपको पता है 4s आता है, तो आप f चेक कर लीजिए, 4 - 2 करके f पॉसिबल है? नहीं था। क्या 4 - 1 3d है? पॉसिबल, भर दीजिए। फिर p को भर दीजिए। फिर 4 कंप्लीट हो गया, 4 वाला। अब 5s पे आ जाइए। क्या 5s में n - 2, 5 - 2 3f आएगा? 3f पॉसिबल नहीं होता, तो नहीं भरेंगे हम यहाँ पे। अब आगे देखिए 4d, 4d क्यों आया? 5 - 1 4d, फिर लिखिए 5p। इस तरीके से आपके पास 5 कंप्लीट हो गया, 4 3 2 1, देन आप 6 पे आ गए और देन 7 पे आ गए। तो आप इसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके भी लर्न कर सकते हो। 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। अब देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करके देखते हैं। जैसे देखिए बेरिलियम 4, आपको सबसे पहले ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हर जगह लिख लेनी है जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाती। तो 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d, आप ऐसे लिख लेंगे सारा। इसको कैसे डिवाइड कर करके, ऐसे जैसे आपको याद रहे कि आपको यहाँ तक याद है, फिर आपको 5p वाला ख़त्म हो गया, फिर 6 वाला यहाँ ख़त्म हो गया। इस तरीके से आप इनको पार्ट्स में डिवाइड करके याद कर लेंगे। अब बेरिलियम 4 आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और आपको पता है एस में क्या होता है, एक ही डिब्बा होता है, और एक डिब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितने डिब्बे होते हैं? 3, पी एक्स पी वाई पी जेड। डी में कितने होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और डी जेड स्क्वेयर, ये आपके पास होते हैं। और हर एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 2, मतलब हर एक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एफ में कितने डिब्बे बन सकते हैं? 7 डिब्बे पॉसिबल हैं आपके पास। और उन 7 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? एफ में 14। ठीक है, तो आप भरिए। आपको टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 4 ही भरने हैं। तो 2 तो यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ पॉसिबल हो जाएंगे, 2 और 2 4। अब आगे हम भरेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 1s2 2s2। अब Mg मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। अब 12 कैसे भरेंगे? 2 और 2 4। पी में कितने आ सकते हैं? 6, अभी भर के दिखाए ना। 2 और 2 4, 6 और 4 10। और अब हमें 2 और भरने हैं 12 बनाने के लिए, तो 2 यहाँ भर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2। आके देखिए, अब मैंने ये लास्ट जो ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल का, जो कि फुल्ली फिल्ड होता है, उसको दिखाया है कि किस तरीके से हम इसको एज अ रेफरेंस आगे यूज़ करेंगे। इसको हम बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का पीरियड। इसको नोबल गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना, तो आप ये देखेंगे फुल्ली फिल्ड है। अब आप समझे फुल्ली फिल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे डी का में 10 के 10 भर जाना, पी में 6 के 6, एस में 2 के 2, एफ में 14 के 14। जितनी की कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन अगर भरे जाएं तो उसको हम बोलते हैं फुल्ली फिल्ड कॉन्सेप्ट। हाफ फिल्ड 10 का हाफ 5। अगर डी में 10 आ सकते हैं और 5 ही आए हैं तो हाफ फिल्ड है। पी में 6 आ सकते हैं, पी में 3 ही आए हैं तो हाफ फिल्ड है। एफ में 14 आते हैं तो फुल्ली फिल्ड, एफ में 7 आते हैं तो हाफ फिल्ड। अब देखिए जो नोबल गैस हैं, ये होती है हमारे पास एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 54 86। आप बेशक से इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ये कैसे आई, इसका यूज़ करके। मैंने आपको इनका एटॉमिक नंबर बताए हैं, आप उसमें फिल करके देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे कि इसमें आपके पास देखिए, मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। जैसे 36 है, आप 36 कैसे फिल करेंगे? 2 और 2 4 और 6 और 2, फिर यहाँ पे 6, फिर 2, फिर 10, फिर 6। अब देखेंगे कहाँ तक 36 पूरे हो रहे हैं, तो हमें पता चलेगा 4p6 में कंप्लीट हो जाएंगे हमारे 36। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं? 2p6 3p6 4p6
5p6 और 6p6 कि डाउन द ग्रुप आप जो देख रहे हैं ना, सिर्फ क्वांटम नंबर बदली हो रहा है और बल्कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट में p6 में ही जा रहे हैं। p6 मतलब fully filled, that means most stable shell, hence these groups are known as noble gas configuration। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप अपने मर्जी से एटॉमिक नंबर लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हंट्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वर्क करते हैं और कुछ एक्सेप्शन हैं इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आप उनको समझ लेंगे तो आप 118 जो एलिमेंट है किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लिख तो आप अभी भी सकते हैं, इनमें फिल कर लीजिए और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। 118 एलिमेंट की यहाँ p6 आएगा, 7p6। तो आप भर के देखिए अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट, जैसे 54 ले लिया, 86 ले लिया और इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करके देखिए। मुझसे आपको क्लैरिटी आएगी और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरी जाती हैं। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और अपने दोस्तों तक ये चैनल ज़रूर पहुंचाइए। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। सो हैप्पी लर्निंग।